वेलकम फ्रेंड्स, पॉपकॉर्न के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली थिएटर पर रिलीज हुई 2024 की इंडियन साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 AD के बारे में। स्टारिंग रिबेल स्टार प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटानी एंड अदर्स। सो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है आज से कई साल पहले, बिल्कुल उस टाइम से जिस टाइम महाभारत का युद्ध चल रहा था। इसीलिए महाभारत के युद्ध के अंदर हम देखते हैं कि पांडवों ने कौरवों को हरा दिया है और यहाँ पर अश्वत्थामा को छोड़ के सारे लोग मारे जाते हैं। और इसी समय हम स्क्रीन पर अश्वत्थामा को देखते हैं जो कि अमिताभ बच्चन होते हैं, जो कि उस टाइम बहुत ही यंग लग रहे थे। खैर, युद्ध के अंदर अश्वत्थामा जब ये देखते हैं कि पांडवों ने न सिर्फ कौरवों को मारा है बल्कि साथ ही साथ पांडवों ने मिलकर उनके पिता द्रोणाचार्य को भी मार दिया है, इसीलिए ये सारी चीज देखकर अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं जिससे पांडवों का वंश में कोई भी उत्तराधिकारी न रहे। खैर, ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करने से अभिमन्यु के बच्चे और पत्नी दोनों मारे जाते हैं। अश्वत्थामा के इस कार्य में भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित होते हैं और फिर वो युद्ध के मैदान में आते हैं और कहते हैं, तुम आज उत्तरा के कोख में पल रहे उस बच्चे को मार के जो पाप किए हो उसके लिए मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ कि तुम कभी नहीं मरोगे। तुम मृत्यु की भीख मांगोगे फिर भी तुम नहीं मरोगे। हालांकि इसके साथ साथ कृष्ण अश्वत्थामा को प्रायश्चित्त करने का भी एक उपाय बताते हैं। कृष्ण अश्वत्थामा को कहते हैं कि आज से हजारों साल बाद जब दुनिया की हर एक कोने में सिर्फ बुराई होगी, जब लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगेगा, तब भगवान के एक अवतार कल्कि का जन्म होगा और उनका जन्म आसान नहीं होगा। वो धरती पर ना आए, इसीलिए बुरी शक्तियाँ पूरी कोशिश लगाएगी। तब तुम्हें भगवान की सुरक्षा करना होगा और कल्कि अवतार का जन्म देने में हेल्प करना होगा और उसके बाद ही तुम्हारा मुक्ति होगा। ये बोल के भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के सर से उनकी मणि छीन लेता है और यहाँ से कहानी आती है 2898 AD में, यानी महाभारत के समय से आज तक का पूरा 6000 साल। खैर, हम एक ऐसी दुनिया को देख पाते हैं जहाँ के लोग बहुत ही अपग्रेड हो चुके हैं और इसी अपग्रेड के कारण बहुत कुछ खत्म भी हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग एक अजीब सी गाड़ी पर बैठ के दुनिया के आखिरी शहर काशी पर जा रहा है। इस वाहन में बहुत सारे लोग भी होते हैं। इनमें से एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है राया और एक बूढ़ा होता है जिसका नाम होता है रोमी। रोमी काशी इसलिए आया था क्योंकि उसने आसमान में एक नक्षत्र देखा था जो कि 6000 साल बाद दिखाई दिया था और रोमी के हिसाब से उस नक्षत्र का दिखाई देने का मतलब था भगवान विष्णु के 10 अवतार कल्कि जल्दी जन्म लेने वाला है। और यहाँ हम काशी शहर के अंदर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और उनमें से कुछ लोग अमीर हैं और बाकी सारे गरीब, और जो भी लोग गरीब है उनकी जिंदगी बहुत ही बुरी है। इसके साथ ही काशी शहर के मिडिल एरिया के अंदर कॉम्प्लेक्स नाम की एक बहुत बड़ी सी जगह है जो कि उल्टे ट्रायंगल की तरह दिखता है और ये जो कॉम्प्लेक्स नाम की जगह है ये बहुत ही बड़ा है और इसके अंदर खाना पीना, रहना, साफ पानी सबकी सुविधाएं हैं और इसीलिए जो भी लोग अमीर हैं वो कॉम्प्लेक्स के अंदर रहते हैं और ये पूरे कॉम्प्लेक्स को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाता है और जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर रूल करता है उसे सुप्रीम कहा जाता है। पूरा नाम है सुप्रीम यास्किन। अब ये जो सुप्रीम यास्किन होता है ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स पर रूल ही नहीं करता, साथ ही साथ ये सब कुछ मैनेज करने के लिए इनके पास बहुत बड़ा आर्मी भी होता है और इतने सारे आर्मी को मैनेज करने के लिए इनके पास कमांडर भी है। इसके साथ हम ये भी जान पाते हैं कि पूरी कॉम्प्लेक्स से लेकर पूरे काशी शहर पर कोई भी जगह डॉलर या रुपीस जैसी करेंसी नहीं चलती। यहाँ जो चलता है उसे यूनिट्स कहते हैं और ये यूनिट से पैसे के बराबर है और जो भी आदमी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर रहना चाहता है उसे यहाँ आने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं, जो कि ऑब्वियसली किसी गरीब आदमी के पास नहीं है और इसीलिए वो लोग कॉम्प्लेक्स के बाहर ही रहते हैं। खैर, अब हम रोमी को देखते हैं जो असल में संबला शहर से आया था और संबला बहुत ही सुंदर शहर है। इधर काशी में कॉम्प्लेक्स के बाहर रोमी जैसा बहुत सारे लोग था और ये लोग खुद को रिबेल्स बोलते हैं क्योंकि ये लोग कॉम्प्लेक्स और सुप्रीम यास्किन के खिलाफ है। ये रिबेल्स काशी शहर के नीचे एक टनल बना के रहते हैं और रोमी इसी टनल में जाता है क्योंकि वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लड़की होती है जिसका नाम होता है दिव्या। यहाँ दिव्या के रोल में हम मोनाल ठाकुर को देखते हैं। दरअसल रोमी को चेक करना था कि कहीं दिव्या के गर्भ में जो बच्चा था वही भगवान कल्कि तो नहीं, इसीलिए वो अपनी जेब से एक मनी निकालता है और वो कहते हैं कि जब भी वो इस मनी को किसी गर्भ के पास ले जाएगा तब अगर ये मनी जली तो उसकी गर्भ में भगवान है ये कंफर्म होगा। यहाँ मैं बता दूं कि ये वही मनी है जो भगवान कृष्ण ने 6000 साल पहले अश्वत्थामा से छीना था। खैर, रोमी जब ये मनी दिव्या के गर्भ के पास ले जाता है तो ये मनी नहीं जलती, जिसका मतलब है दिव्या वो लड़की नहीं थी जिसके गर्भ से भगवान जन्म लेंगे।
और तभी कॉम्प्लेक्स की आर्मी उधर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रोमी से वो मनी गिर जाता है और वो इस राया नाम के बच्चे के पास चला जाता है। राया वो मनी उठा लेता है। इधर बाकी रिबल्स और राया तो उधर से बच के निकल जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स की आर्मी रोमी और दिव्या को पकड़ के कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाता है और वो उन्हें कमांडर मानस के पास पेश करते हैं। और यहाँ पर कमांडर रोमी को संभाला के लोकेशन के बारे में पूछती है तो रोमी नहीं बताती, इसीलिए कमांडर रोमी और दिव्या दोनों को जान से मार देता है। अब इसके बाद एंट्री होती है मूवी के मेन हीरो यानी रेबल स्टार पोबास की। मूवी के अंदर जिनके कैरेक्टर का नाम होता है भैरवा। भैरवा काशी शहर के अंदर अकेला ही रहता है। भैरवा का कोई भी फैमिली नहीं है, पर उसके पास एक एआई कार है जिसका नाम होता है बुज्जी। बुज्जी बहुत ही पावरफुल और एडवांस्ड कार है और भैरवा खुद भी एक बहुत अच्छा फाइटर है और वो लड़ने की बहुत टेक्निक्स जानता है, इसीलिए भैरवा भी बाकियों से काफी पावरफुल है। साथ ही साथ भैरवा ये भी सपना देखता है कि वो भी एक दिन बहुत सारा यूनिट इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स के अंदर जरूर जाएगा और वहाँ मजे की जिंदगी बिताएगा। पर कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए भैरवा अभी तक कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि उसके पास उतना यूनिट्स है ही नहीं। उसके बाद एक दिन हम देखते हैं कि काशी के अंदर संभाला के एक स्पाई घुस जाता है, इसीलिए उसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ जाते हैं क्योंकि संभाला से आए हुए किसी भी स्पाई को पकड़ के कॉम्प्लेक्स को देने से कॉम्प्लेक्स के कमांडर उसे बहुत बड़ा बाउंटी यानी इनाम देते हैं। इसीलिए भैरवा जैसे ही उस स्पाई को देखता है तो वो बाकी सारे गुंडे से फाइट करके वो खुद उस स्पाई को पकड़ लेता है। पर बाद में भैरवा को पता चलता है कि संभाला का वो स्पाई नहीं बल्कि आम इंसान है। इससे भैरवा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सिर्फ अपना बाउंटीज यानी यूनिट्स चाहिए था। इसी कारण वो उस आदमी की बात नहीं सुनता और उसे घर में बंद करके रखता है ताकि वो उसे कुछ टाइम बाद कॉम्प्लेक्स को सौंप के अपना इनाम ले सके। उसके बाद हम दिशा पठानी को देखते हैं जिसका इस मूवी के अंदर रॉक्सी नाम होता है, जो कि बेसिकली इस मूवी के अंदर भैरवा का गर्लफ्रेंड होता है। और यह रॉक्सी बताती है कि उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर साफ सफाई का काम मिला है तो कल से वो कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करने जाएगी। भैरवा ये सुन के रॉक्सी को अपने साथ कॉम्प्लेक्स ले जाने के लिए बोलता है। रॉक्सी भी भैरवा का बात मान जाता है और अगले दिन रॉक्सी उसे एक टेम्पोररी पास बनवा के कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाती है। फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर का नजारा देखने के बाद भैरवा वहाँ रहने के लिए पागल हो जाता है, पर कुछ ही समय बाद वहाँ के गार्ड उसे बाहर निकल देता है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर के ट्रेलर देखने के बाद भैरवा को उसके अंदर रहने का और भी ज्यादा मन करने लगता है। इसीलिए भैरवा डिसाइड करता है कि वो जल्द से जल्द बहुत सारा यूनिट्स इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा और आराम की जिंदगी बिताएगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कॉम्प्लेक्स के अंदर की नजारा देखते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बहुत बड़ी सी लैब देखते हैं और जिस लैब के अंदर बहुत सारी लड़कियां होते हैं और बहुत सारा साइंटिस्ट भी जो उन लड़कियों पर रिसर्च कर रहा है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स की सुप्रीम को देखते हैं यानी कि सुप्रीम यास्किन। यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में सुप्रीम यास्किन ही कली होता है, बट यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि सुप्रीम यास्किन बहुत ही बुरे हालत में होता है और उसकी बॉडी काफी दुबले पतले और कमजोर सी होती है और उसके अंदर पहले जैसा पावर्स भी नहीं होते। इसीलिए ये जो सुप्रीम यास्किन है वो खुद को ठीक और पहले जैसा पावरफुल करना चाहता है, इसीलिए उसे एक सीरम की जरूरत है जो सिर्फ एक प्रेग्नेंट औरत की पेट से निकल सकता है। और इसके लिए ही सुप्रीम यास्किन ने एक बहुत बड़ा लैब बना रखी है और वहाँ उनके पास टॉप साइंटिस्ट है जो इस चीज को लेकर रिसर्च करता है। और सुप्रीम यास्किन ने बहुत बड़ा आर्मी भी बना रखी है, उसकी मदद से वो बहुत सारा लड़की पकड़ के लाते हैं और लैब के अंदर कैद करके रखते हैं। और उसके बाद वहाँ मौजूद साइंटिस्ट लड़कियों के अंदर सीडिंग करता है जो बेसिकली एक साइंटिफिक प्रोसेस है लड़कियों को प्रेग्नेंट करने का। दरअसल ये लोग नॉर्मल सीडिंग नहीं करवाती, सीडिंग करने के लिए ये लोग स्पेशल किसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि सुप्रीम यास्किन के लिए वो सीरम बन सके। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जिन सभी लड़कियों के ऊपर सीडिंग करवाई जाती है वो सभी लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती, इसीलिए जिन सभी लड़कियां प्रेग्नेंट होती है उन्हें अलग और जो प्रेग्नेंट नहीं होती है उन्हें अलग रखा जाता है। जो प्रेग्नेंट हो जाती है उनके लिए बढ़िया खाना पीना और रहने का इंतजाम किया जाता है, सब कुछ बहुत बढ़िया दिया जाता है। दूसरी तरफ जो भी लड़कियां सीडिंग करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होती उन सभी लड़कियों को कॉम्प्लेक्स के अंदर मेड बनवा के रखा जाता है और उन सभी लड़कियां ही प्रेग्नेंट हुई लड़कियों को सेवा करते हैं। यहाँ पर हमें एक और चीज की भी पता लगता है कि सुप्रीम को जिस सीरम की जरूरत है वो उसे उसी प्रेग्नेंट औरत से मिलेगी जो 120 डेज यानी 4 मंथ्स या उससे ज्यादा टाइम से प्रेग्नेंट हो। पर सुप्रीम की स्पेशल टाइप की सीडिंग की वजह से लैब में जितनी भी लड़कियां प्रेग्नेंट होती है वो सभी लड़कियां 90 डेज या 93 डेज से ज्यादा जी ही नहीं पाते। तब भी सुप्रीम लगातार लड़कियों के ऊपर सीडिंग करवाता रहता है ताकि एक ना एक दिन 120 दिन से ज्यादा प्रेग्नेंट औरत उसे मिल जाए और उससे जो सीरम बनेगा उससे सुप्रीम पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद हम दीपिका पादुकोण को देखते हैं मूवी में जिसका कैरेक्टर का नाम सामेट्टी होता है। सामेट्टी उन लड़कियों में से एक होता है जो सीडिंग करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होती, इसीलिए वो प्रेग्नेंट
औरतों की सेवा करता है और उनकी हेल्प करता है। और साथ ही साथ हम ये भी जान पाते हैं असल में दीपिका को उनकी पेरेंट्स बचपन में ही कॉम्प्लेक्स के अंदर भेज दिया था, इसीलिए उसकी नाम सामेट्टी जैसा अजीब है। और उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं दीपिका यानी सामेट्टी भी प्रेग्नेंट होता है और उसे प्रेग्नेंट हुए टोटल 5 महीना यानी 150 दिन हो चुके हैं। और ये तो सुप्रीम यास्कीन के लिए बहुत ही बड़ा बात था, क्योंकि उसे चाहिए था 120 दिन की और उसे मिल रही है 150 दिन की। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में सामेट्टी ने ये बात सबसे छुपा के रखी थी, पर सामेट्टी बहुत टाइम से छुपाने के बाद भी कॉम्प्लेक्स की एक सोल्जर को इसके बारे में पता चल जाता है और वो सीधा जाके कॉम्प्लेक्स की कमांडर को ये बात बता देता है कि सामेट्टी 150 दिनों से भी ज्यादा दिनों से प्रेग्नेंट है। और इसीलिए ये लोग सामेट्टी को पकड़ के ले जाते हैं और लैब के अंदर उस मशीन में डाल देते हैं जहाँ सीरम एक्सट्रैक्शन होता है। पर यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है और एक बूंद सीरम एक्सट्रैक्ट होता है तभी ये मशीन रुक जाता है और पावर सप्लाई कट जाता है और लैब के अंदर सारे लाइट्स भी ब्लिंक करने लगता है और भूकंप जैसा हिलने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ से थोड़ी दूर पर एक टेम्पल में अमिताभ बच्चन यानी अश्वत्थामा को देखते हैं जो कि काफी बुरा हो चुका है और जिसे भगवान भी संकेत दे देता है कि अब कल की अवतार जन्म लेने वाला है और उनकी जन्म में कोई बाधा ना आए, इसीलिए तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर अश्वत्थामा भी जाग जाते हैं और वो उसे ढूंढने लगते हैं, यानी जो भगवान को जन्म देने वाला है यानी सामेट्टी को। इधर जब सीन कॉम्प्लेक्स पर शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं जहाँ सीरम एक्सट्रैक्ट होते होते रह गई थी उसी मशीन के अंदर सामेट्टी के एक फ्रेंड आ जाते हैं जो कि उनकी तरह ही कॉम्प्लेक्स की एक मेड थी। फिर सामेट्टी का वो दोस्त सामेट्टी को उस जगह से निकल के एक खुफिया रास्ते से काफी नीचे ले जाता है। फिर यहाँ सामेट्टी का दोस्त उसे बताता है कि असल में वो संभाला का एक स्पाई है, वो पिछले 2 सालों से कॉम्प्लेक्स के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है ताकि वो संभाला में जाके ये इंफॉर्मेशन दे सके। फिर ये लोग एक खुफिया गेट पर आते हैं जहाँ पर संभाला के कुछ और एजेंट आए थे उनको ले जाने के लिए। फिर सामेट्टी का दोस्त उसे जाने के लिए बोलते हैं पर सामेट्टी पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। तब उसका दोस्त बताता है कि दरअसल उसकी शहर संभाला की लोगों का मानना था कि एक लड़की भगवान यानी कल्कि का जन्म देगा जिसके बाद कल्कि आकर सब लोगों का भला करेगा। और मुझे ये लगता है कि तुम ही वो औरत हो जिसके गर्भ से भगवान जन्म लेने वाले हैं और इसीलिए तुम्हें सेफ जगह में रहने की बहुत जरूरत है और तुम उन लोगों के साथ संभाला चले जाओ, मैं बाद में वहाँ आ जाऊंगी। फिर सामेट्टी को लेने के लिए आए हुए लोग उसे एक बहुत ही बड़ी गाड़ी में बिठा लेता है और संभाला के लिए निकल जाते हैं। पर ये बात कॉम्प्लेक्स के कमांडर को भी पता चल जाता है कि सामेट्टी भाग गई है। फिर वो सामेट्टी को पकड़ने के लिए उनके पीछे बहुत सारा आर्मी भेज देता है। इसके साथ पूरे शहर में ये भी अनाउंस कर देता है कि जो भी सामेट्टी को पकड़ के लेके आएगा कॉम्प्लेक्स की तरफ से उसे 5 मिलियन यूनिट्स दिया जाएगा। और इस वाले ऑफर को भैरवा भी देखते हैं और वो भी इतना बड़ा इनाम सुन के सामेट्टी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं अपनी बुद्धि को लेकर, क्योंकि सामेट्टी को पकड़ने से उन्हें बहुत सारा यूनिट्स मिलेगा जिससे वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा पाएगा। दूसरी तरफ जो लोग सामेट्टी को लेके संभाला जा रहे थे उन लोगों का नाम हम जान पाते हैं जो कि भिरन और कायरा होता है और उनके साथ उनका एक साथी भी होता है। और यहाँ पर कायरा दीपिका की ये जो सामेट्टी वाला नाम है इसको सुन के बोलती है तुम्हें अपना नाम सामेट्टी नहीं बल्कि सुमति रखना चाहिए। और ये सुन के दीपिका भी अपना नाम सुमति रख लेती है। और उसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के सोल्जर उन्हें ढूंढ लेते हैं और वो लोग सुमति पर अटैक कर देते हैं। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है अश्वत्थामा की जो कि इन सभी गुंडे को मार के सुमति को बचा लेता है और वो सुमति को बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा हर टाइम ध्यान रखूंगा क्योंकि तुम जल्दी ही भगवान के 10वां अवतार कल्कि को जन्म देने वाले हो। इसके कुछ टाइम बाद भैरवा भी सुमति को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और वो भी उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है और इसी कारण अश्वत्थामा और भैरवा का बीच में लड़ाई हो जाता है जिससे अश्वत्थामा भैरवा को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। जिसके बाद वो लोग सुमति को लेकर संभाला के तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स कमांडर को जैसे ही पता चलता है कि सोल्जर्स को सुमति मिली थी तो वो बहुत सारा और सोल्जर्स लेके उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर भैरवा और अश्वत्थामा के बीच फाइट हो रहा था। कमांडर वहां पर पहुंचकर देखता है कि उनके सभी सोल्जर्स का लाश पड़ा था, साथ ही साथ भैरवा भी वहां पर जख्मी हालत में पड़ा था जो कि अश्वत्थामा से लड़ाई हार गया था। फिर जब कॉम्प्लेक्स के कमांडर भैरवा को अरेस्ट करने के लिए बोलता है तो भैरवा बोलता है कि जब वो लोग सुमति को लेके जा रहे थे तो तब वो लोग बोल रहे थे कि वो सभी संभाला जा रहे हैं, पर यहाँ भैरवा के अलावा संभाला के लोकेशन कहाँ है इसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो अगर कमांडर भैरवा को एक मौका देते हैं तो वो जाके सुमति को लेके आ सकता है। भैरवा की बात से कमांडर एग्री कर जाते हैं और ये भी बोलता है कि अगर भैरवा सुमति को वापस ले आते हैं तो कमांडर खुद उसे कॉम्प्लेक्स में रहने देगा और जिसके बाद वो आराम की जिंदगी जी पाएगा। भैरवा उसके बाद सीधा अपने घर जाता है और संभाला के उस लड़के को आजाद कर देता है जिससे वो पकड़ के रखा था और साथ ही साथ अपनी बुद्धि को भी थोड़ा बहुत अपग्रेड करता है जो कि अश्वत्थामा से लड़ाई करने के दौरान बहुत डैमेज हो गया था। फिर संभाला के उस लड़के को उल्टे सीधे समझाकर और उसे झूठ बोलकर उसके साथ उसके शहर संभाला चले जाते हैं और फिर संभाला पहुंचते ही वो उस संभाला के लड़के को बेहोश कर देता है और
सुमोती के पास चला जाता है और वो इस बार सीधा अश्वत्थामा का बेस ले लेता है और सुमोती को अपने साथ ले जाने लगता है और फिर उसकी टक्कर होता है असली अश्वत्थामा से। और यहाँ पर हम अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में फिर एक बार बहुत बड़ा फाइट देखते हैं, पर इस बार भैरवा भी अश्वत्थामा को अच्छा टक्कर देते हैं क्योंकि वो इस बार तैयारी करके आया था। फिर इन दोनों की फाइट के दौरान ही कॉम्प्लेक्स के कमांडर अपनी बहुत सारा सोल्जर लेके संभाला के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर संभाला के सोल्जर और कॉम्प्लेक्स के सोल्जर में बहुत बड़ा फाइट होता है, पर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के सोल्जर के सामने संभाला के सोल्जर ज्यादा देर टिक नहीं पाते। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि असल में अश्वत्थामा के हाथ में जो लाठी है वो असल में लाठी नहीं बल्कि कर्ण का धनुष है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अश्वत्थामा के हाथ में जो हथियार है वो उसके हाथ से निकल के अचानक से भैरवा के हाथ में चला जाता है। भैरवा के हाथ में ये हथियार आते ही उनके हाथ में चमकने लगते हैं और उनके पावर डबल हो जाते हैं। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक के जरिए जान पाते हैं कि असल में भैरवा ही महाभारत के टाइम का कर्ण है और यहाँ पर उसका कर्ण वाला असली पावर जाग चुका है। और फिर भैरवा कुछ टाइम के लिए कर्ण बन जाते हैं और कॉम्प्लेक्स के सारे सोल्जर को बहुत मारता है और फिर एंड में कमांडर को भी मार देता है और सुमोती को उससे बचा लेता है। और फिर जैसे ही वो उस हथियार को छोड़ देते हैं तो वो फिर से भैरवा बन जाता है, जिसको कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए यूनिट्स चाहिए और इसीलिए उसको होश आते ही वो सीधा सुमोती को उठा के अपनी बुच्ची में बिठाता है और सीधा संभाला से निकल जाते हैं। और इस बार अश्वत्थामा भी उसे रोकने में कामयाब नहीं होते और भैरवा सुमोती को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कॉम्प्लेक्स के अंदर की सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर हम सुप्रीम यास्किन को देखते हैं। यहाँ आप सबको याद हो तो जिस टाइम पर सुमोती के ऊपर सीरम की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चल रहा था, उसी टाइम मशीन बंद होने से पहले एक बूंद सीरम एक्सट्रैक्ट हो गया था और इसीलिए हम देखते हैं कि उसी एक बूंद सीरम को सुप्रीम के हाथ में दिया जाता है। और जैसे ही वो एक बूंद सीरम सुप्रीम अपनी बॉडी में डालता है तो सुप्रीम के वो दुबले पतले कमजोर सी शरीर एक चुटकियों में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसके बाद सुप्रीम यानी कली डिसाइड करता है कि उसे अब बाकी का पूरा सीरम चाहिए, इसीलिए वो अब खुद ही सुमोती को ढूंढने जाएगा और उसके अंदर से सारा सीरम निकल लेगा। और जब ऐसा होगा तब सुप्रीम इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसे अब कोई रोकने वाला नहीं होगा, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ही ये मूवी खत्म हो जाता है और इसीलिए जब इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट आएगा तभी हमें पता चलेगा कि उसके आगे क्या होने वाला है। सो यही था कल की 2898 मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की मूवी और वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पर किसी मूवी या वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।